SFG लेवल 1 टेस्ट 1 टेस्ट 321101। सो इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो तो यही पूछ रहा था ना कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 कब से स्टार्ट हुआ। सो ये 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को प्रिसाइड किसने किया था। तो इसमें सचिदानंद सिन्हा आंसर है, ठीक है ना। और इसमें कुछ फैक्ट देख लेते हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसी को हम लोग इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, और इस हॉल को हम लोग कहते हैं सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस, ठीक है ना, इस नाम से भी जानते हैं। और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर वाज अपॉइंटेड एज द टेम्परेरी चेयरमैन प्रोविजनल प्रेसिडेंट टू प्रिसाइड ओवर द इनॉग्रल सेशन ऑफ द असेंबली फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस, ठीक है ना। सचिदानंद सिन्हा को कौन सी प्रैक्टिस के थ्रू बनाया गया था टेम्परेरी चेयरमैन? फ्रेंच प्रैक्टिस के थ्रू। और 11 दिसंबर 1946 को द असेंबली इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद as its permanent president, while the professor H.C. Mukherjee and Sir V.T. Krishnamachari were chosen as the vice president of the Constituent Assembly. और एक चीज़ और है कि बी एन राव सर्व्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइज़र ऑफ द असेंबली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में था ना, वो प्रियम्बल के बारे में पूछ रहा था कि ये कौन कौन सी चीज़ें डायरेक्टली मेंशन है, एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द प्रियम्बल। सो हम लोग को प्रियम्बल अच्छे से याद होना चाहिए। प्रियम्बल में फिलॉसफी क्या है उसकी? सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड एम्स टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, कौन कौन से? सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टी, कौन कौन से? ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी कौन सा? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, कौन सा है? एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। मैं डिग्निटी को भूल जा रहा हूँ बार बार। सो फ्रेटर्निटी के अंदर 3 चीज़ें आती है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ये याद कर लेना है। और देन क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पूछ रहा है फिर से। सो कुछ फैक्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिसंबर 1946 में बना था अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है। और इट कंप्राइज मेंबर्स इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितना टाइम लिया था? 2 साल 11 मंथ्स 18 दिन। और कब से कब तक लिया था? 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949, ठीक है ना। कहाँ से? 9 दिसंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1949 टू कंप्लीट द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक चीज़ और है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर नॉट चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। क्यों? द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश इंडिया वर इलेक्टेड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वाइल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट। मतलब ये है कि सारे लोग इनडायरेक्टली इलेक्शन नहीं हुए थे, इनडायरेक्टली इलेक्शन से नहीं आए थे। उसमें कुछ जो थे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश इंडिया वो इलेक्टेड थे बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट थे वो नॉमिनेटेड थे बाय हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें याद रखना है कि आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 द मुस्लिम लीग फ्रॉम द एरियाज Muslim League members from the areas that became Pakistan withdrew from the Constituent Assembly. Consequently, the total strength of the Assembly, Constituent Assembly का total strength was reduced from 389 to 299, ठीक है। The representation of the British Indian provinces decreased from 296 to 229, ठीक है। And that of the princely state from 93 to 70। ये याद होना चाहिए फैक्ट, ठीक है ना, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हुआ था आफ्टर उसके। और सीट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन रफली एट द रेट ऑफ 1 सीट फॉर एवरी 10 लाख पीपल, ठीक है ना। एक सीट पे 10 लाख लोग होते थे। द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ब्रॉडली इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम रिकमेंडेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है, याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये क्वेश्चन 9th शेड्यूल से रिलेटेड था। और इसमें एक चीज़ और है कि द मैंडेट ऑफ 9th शेड्यूल इज़ टू प्रिवेंट जुडिशियल स्क्रूटनी बट इन द लैंडमार्क रूलिंग इन आई आर कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु
2007, the Supreme Court of India ruled that all the laws, including those in the 9th schedule, would be open to judicial review if they violated the basic structure of the Constitution. Thus, the Supreme Court judgment laid that the laws placed under the 9th schedule after 24 April 1973 shall be open to challenge in the court if they violate फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 14, 19, 20, 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये है कि 9 शेड्यूल में भी जो जितनी भी चीज़ें प्लेस है ना, वो भी दे आर ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से रिलेटेड है। सो इसमें कुछ फैक्ट्स याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946। ठीक है ना, याद होना चाहिए डेट। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एम्फसाइज्ड ऑन द एडिक्वेट सेफगार्ड्स shall be provided for the minorities, backward and tribal areas and depressed and other backward classes। और एक चीज़ और है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डिक्लेयर दैट ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ द सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। ये भी है, ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल है, और बैकवर्ड वगैरह को ये एडिक्वेट सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में passed and adopted the objective resolution on 22 जनवरी 1947। ठीक है ना, याद होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जवाहरलाल नेहरू ने कब इंट्रोड्यूस किया, 13 दिसंबर 1946 को, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब इसको अडॉप्ट किया और पास किया, 22 जनवरी 1947। और प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये भी याद होना चाहिए, तो बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सो जो लिस्ट था उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि बार बार पूछ रहा है। सो इसमें देख लेते हैं कि जो प्रीरोगेटिव रिट्स जो हमने लिया था ना, वो यूनाइटेड किंगडम से लिया था। अब हम देख लेते हैं यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या क्या और लिया था। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ लिया है, द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाई कैमरलिज्म लिया है। और जो सेकेंड अपना स्टेटमेंट था उसमें कि कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से लिया, कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से हमने और क्या क्या चीज़ें लिया है। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स लिया है, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट लिया है। फिर तीसरा स्टेटमेंट था प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, हमने कहाँ से लिया है, तो वो हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। और चीज़ें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से क्या क्या चीज़ें ली हैं, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। फोर्थ वाला जो था वो था कि द वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअल पावर्स विद द यूनियन गवर्नमेंट, ये कहाँ से लिया है, हमने कनाडा से लिया है। और देखते हैं कनाडा से हमने क्या क्या लिया है। सो फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया है, वेस्टिंग ऑफ रेसिडरी पावर्स इन द सेंटर लिया है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर लिया है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी लिया है। ठीक है ना। और अब थोड़ा और कुछ देख लेते हैं और कंट्री से हमने क्या क्या लिया है। तो आयरलैंड से हमने DPSP लिया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा लिया है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिया है। जापान से हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ लिया है। सोवियत यूनियन USSR से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल लिया है। ठीक है। साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा लिया है। और फ्रांस से हमने रिपब्लिक और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल लिया है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी से रिलेटेड है कुछ। सो इसमें हम लोग कुछ फैक्ट याद रखना है कि इंडिया फॉलोज कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, द पार्लियामेंट डिराइव्स इट्स एग्जिस्टेंस, पावर्स एंड अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, याद होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट बिफोर द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अडॉप्टेड ऑन 26 November 1949 and it came into force on 26 January 1950. The first general election were held in the year 1951 and 52 under the new constitution. Until then, from 1950 to 1952, the Constituent Assembly itself functioned as a provisional parliament. The 2 houses of the parliament came into being in 1952. मतलब ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ना वो पार्लियामेंट से पहले बन गया था। और एक चीज़ और है, द अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ हायर देन दैट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एज इट स्पेसिफाइज द कंपोजिशन, द पावर्स एंड द लिमिटेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है वो इंडिया के सॉवरेनिटी से रिलेटेड है। सो इसमें कुछ चीज़ें याद रखना है कि सॉवरेन मीन्स डैट इंडिया इज़ नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट।
और एक चीज़ और है कि इंडिया इज़ फ्री टू कंडक्ट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स एज अ सोवरेन स्टेट. इंडिया हैज़ द पावर टू एक्वायर फॉरेन टेरिटरी और सीड पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन अकॉर्डेंस with international law. So यहाँ पे international law important है. India became fully sovereign republic on 26 January 1950 with the adoption of its constitution. और एक चीज़ और है कि इंडिया कैन एक्वायर एनी फॉरेन टेरिटरी अकॉर्डिंग टू द मोड्स रिकग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ. सो इंटरनेशनल लॉ को याद रखना को किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, मोड्स रिकग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ विच इंक्लूड secession through treaty, purchase, gift, lease or plebiscite, occupation of territory not under the control of any recognized ruler, conquest of subjugation. After the commencement of the constitution, India acquired several foreign territories through these recognized modes such as Dadar and Nagar Haveli, Goa, Daman and Diu, Puducherry and Sikkim. These examples demonstrate India's exercise of external sovereignty. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 था वो कंपैरिजन पूछ रहा था क्लासिकल वेस्टर्न और इंडिया के बारे में, सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म पे. सो क्लासिकल वेस्टर्न लिबरलिज्म होता है ना, प्लेसेस इंडिविजुअल लिबर्टी एट द सेंटर. द क्लासिकल वेस्टर्न लिबरलिज्म एम्फसाइज द प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स ओवर सोशल जस्टिस. ठीक है. The Indian Constitution seeks to achieve a balance between individual rights in the Part 3, that is fundamental rights, and the goals of social justice reflected in the DPSP. ठीक है ना. This balancing approach is also seen in the reasonable restriction placed on the fundamental rights in order to promote equality, welfare and social order. अब एक चीज़ और है कि secularism refer to the separation of religion from the state. It means that the state shall not favor or promote any particular language, particular religion. ठीक है. और इंडियन सेकुलरिज्म इज़ फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेकुलरिज्म. कैसे है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म दैट इज़ गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स. सेपरेशन इन इंडिया डज नॉट मीन म्यूचुअल एक्सक्लूजन. ठीक है ना. द स्टेट कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द रिलीजन, फॉर एग्जाम्पल टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी. इंडियन सेकुलरिज्म इज़ कंपैटिबल विद द आइडिया ऑफ स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म. मतलब यह है कि इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न वाला डिफरेंट है, फंडामेंटली डिफरेंट है दोनों. क्वेश्चन नंबर 11 जो था उसमें ये पूछ रहा था कि कौन से फीचर, इसमें से कौन सा फीचर नहीं है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के. सो इसमें जो बी वाला ऑप्शन था, द एक्ट सॉट टू ले डाउन अ कॉन्स्टिट्यूशन बाय लेजिस्लेटिव विल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये नहीं है. बाकी जो तीन है ए, सी और डी वो हैं. सो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है, बाकी कौन कौन से फीचर्स हैं इसमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में. सो द डोमिनियन ऑफ इंडिया गॉट रेसिड्यूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द प्रोविंसेस ऑफ सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल एंड NWFP. ए वाला ऑप्शन था. सी वाला, द एक्ट प्रपोज टू सेट अप 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, ये भी है. डी वाला कौन सा, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ ईच डोमिनियन वॉज टू हैव अनलिमिटेड पावर्स टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी है. अब थोड़ा इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में. was a British act of parliament that partitioned British India into 2 independent dominions, India and Pakistan. The act did not lay down a constitution for either dominion. Instead, it provided for the establishment of constituent assemblies in each dominion, which would be responsible for framing their own constitution. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 जो था वो रिलेटेड टू अगेन एसेंशियल फीचर ऑफ स्टेट्स के बारे में था. सो इसमें हम लोग को कुछ चीज़ें देख लेना है कि सोवरेंटी मीन्स सुप्रीम पावर इंटरनली टू मेक डिसीजन without interference and externally to be free from control of any other state. India before gaining independence in 1947 had people, territory, government but lacked sovereignty. Hence it was not considered a state. Sovereignty means a state its independent legal identity. While being recognized by other states at diplomatic legitimacy, it is not essential feature of statehood in the political theory. मतलब कि एक चीज़ है कि स्टेट्स के लिए क्या क्या एसेंशियल फीचर है. तो पहला डिफाइंड टेरिटरी होना चाहिए, दूसरा पॉपुलेशन होना चाहिए, तीसरा ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट होना चाहिए, चौथा सॉवरेनिटी होना चाहिए. ठीक है ना. और लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल ताइवान फंक्शन एज अ सॉवरेन स्टेट इन ऑल प्रैक्टिकल टर्म्स दो इट इज़ नॉट फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड बाय मैनी कंट्री ड्यू टू जियोपॉलिटिकल रीजंस. अब क्वेश्चन नंबर 13 जो देख लेते हैं.
वो अगेन रिलेटेड टू सिटीजनशिप है. सो सिटीजनशिप इट डिफाइंस द लीगल बॉन्ड between an individual and the state and determines who enjoys full membership in the political community. और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक दीज आर्टिकल डेल्ट विद द स्टेटस ऑफ सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में. ठीक है. पार्लियामेंट वॉज ऑथोराइज अंडर आर्टिकल 11 टू मेक लॉज ऑन सिटीजनशिप फॉर द फ्यूचर. द सिटीजनशिप एक्ट 1955 वॉज इनएक्टेड. ठीक है. और एक चीज़ और है कि इफ़ अ फॉरेन टेरिटरी बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन इशू एन ऑर्डर deciding who from the territory will become Indian citizens based on their connection to that place. यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना कि पार्लियामेंट है. और एक चीज़ और है कि एज पर सेक्शन 9 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 इफ़ एन इंडियन citizen voluntarily acquires the citizenship of another country he or she automatically loses Indian citizenship. यहाँ पे कुछ दो चीज़ें यहाँ पे याद कर लेना है इसको कि here the keyword is voluntarily means that if an Indian citizen consciously, knowingly and without any duress, undue influence or compulsion obtains citizenship of another country, they will no longer be considered an Indian citizen. Thus, unless it is voluntarily, he or she does not automatically ceases to be an Indian citizen. और एक चीज़ और है कि also there is an exception to section 9 of the act as it shall not apply to the citizen of India who during any war in which India may be engaged voluntarily acquires the citizenship of another country until the central government authorized directs. Thus he or she does not automatically cease to be an Indian citizen. मतलब ये है कि जब इंडिया एट वॉर होगा ना तो ऑटोमेटिकली सीज नहीं होगा किसी का इंडियन सिटीजनशिप. और हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप का. तो 5 मोड हमने कल पढ़ा था. उसमें क्या है, बाय बर्थ में क्या होता है कि बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन. तो वापस इसको रिवाइज कर लेना नोट से. क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पे है. सो इसमें कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिज़ायरेबल एंड प्रोवाइड्स क्लैरिटी बट इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी. ठीक है ना, याद रखना है. और एक चीज़ और है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वैल्यूएबल इन डेमोक्रेसी बिकॉज इट हेल्प्स इन लिमिटिंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. और एक चीज़ और है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एज अ लीगल शील्ड अगेंस्ट ऑथोरिटेरियन ड्रिफ्ट इन द डेमोक्रेसी. क्वेश्चन नंबर 15 जो था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था. वो ये पूछ रहा था कि राइट ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस एंड फीस ये किस में है. सो ये 7th शेड्यूल में है. ठीक है ना. और यहाँ पे फैक्ट देख लेते हैं. द राइट ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस एंड फीस इज़ प्रोवाइडेड इन एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दिस मीन्स दैट द पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट. क्वेश्चन नंबर 16 में वो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे था. इसमें कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. द प्राइमरी रीजन फॉर इंडिया टू अडॉप्ट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट executive is drawn from the legislature and remaining responsible and accountable to it for its action and policy. The real executive, the cabinet or council of ministers, is legally and immediately answerable to the legislature, usually to its popularly elected lower house. This ensures continuous legislative control over the executive and upholds the principle of collective responsibility. और एक चीज़ और है कि द पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड्स द फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर नॉट द सेपरेशन. ठीक है ना. और एक चीज़ और है कि एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम वेदर पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल अलाउज सिटीजन्स टू डायरेक्टली elect their representative to the legislature, hence enabling the people of India to have a direct role in electing their representatives is not a unique feature of this form of government. India does not follow the model of full parliamentary sovereignty as practiced in the United Kingdom. Instead, Indian system is based on the constitutional supremacy. ना ये याद होना चाहिए. अच्छे कॉन्सेप्ट थे. क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि कौन कौन से इसमें जो वुमेन लीडर्स थे ना वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट थे. सो इसमें से बेगम कुदसिया एजाज रसूल जो थी ना वो ओनली मुस्लिम वुमेन थी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. दक्षयानी वेलायुधम इज़ द फर्स्ट दलित वुमेन थी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. विजय लक्ष्मी पंडित जो थी ना वो भी मेंबर थी. हंसा जीवराज मेहता भी थी मेंबर. लेकिन जो उषा मेहता थी ना वो नहीं थी मेंबर. उषा मेहता कौन थी? वो फ्रीडम फाइटर थी नोन फॉर रनिंग अ सीक्रेट कांग्रेस रेडियो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट बट शी वॉज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं. इसमें यह पूछ रहा था कि
अडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लेस करना। सो इसमें इसमें आंसर ये है कि पहले यूनाइटेड किंगडम आया 1928 में, फिर फ्रांस आया 1945 में, देन इंडिया आया 1950 में, उसके बाद आया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1965 में। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि द राइट ऑफ पीपल टू वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इज नोन एज फ्रेंचाइज। और वहीं when this right is granted to all adult citizens without any discrimination based on caste, class, color, religion or sex, it is called universal adult franchise. Question number 19 again फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे है। सो इसमें कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि इंडिया फॉलोज दिस मीनिंग अ पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट सेपरेटली अ सिटीजन ऑफ द स्पेसिफिक स्टेट, मतलब सिंगल सिटीजनशिप पे। और फेडरल कंट्री लाइक यूएसए टिपिकली हैज़ ड्यूअल सिटीजनशिप, स्टेट एंड फेडरल। ऑप्शन 2 में जो था वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी था। सो ये भी सही है कि an independent judiciary is a core federal feature. This judicial mechanism ensures that neither level of the government exceeds its power, maintaining the federal structure. और ऑप्शन तीसरा और चौथा अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर्स एंड इमरजेंसी प्रोविजंस है ना, दे आर यूनिटरी फीचर्स, ये फेडरल फीचर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी पे है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी का मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, रूल ऑफ लॉ और फेयर एंड फ्री इलेक्शन, ये तीनों सही हैं। इसमें कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि इन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी इज़ अ कोर प्रिंसिपल, दैट इज़ एवरी इंडिविजुअल एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट, वन ईच वोट मस्ट कैरी इक्वल वोट। और दूसरा ऑप्शन था इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू फंक्शन विद इन द लिमिट्स डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। और तीसरा ऑप्शन में इलेक्शन इन अ डेमोक्रेसी मस्ट बी कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। और जो चौथा था वो थोड़ा सा इनकरेक्ट है, उसमें क्या है द रिजर्वेशन ऑफ सीट इन द इलेक्शन फॉर द माइनॉरिटी इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल और डिफाइनिंग फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 21 है ना, वो ये पूछ रहा है कि ये तो PYQ में भी आया और ये पूछ रहा है डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू क्या है। सो इसका आंसर जो है वो द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन है, मैन एंड वुमेन है, ठीक है ना। इसका मतलब यह है द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी इन फैक्ट डिपेंड्स ऑन ऑर्डिनरी पीपल यूजिंग दीज अदर मीन्स एज मच एज पॉसिबल। और इसमें जो BCD जो है ना वो गलत स्टेटमेंट है। क्या है BCD? मेथड ऑफ द मेथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, अ सुपीरियर इंडिविजुअल विद द डायनामिज्म एंड विजन, अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स। ये गलत स्टेटमेंट है। सही कौन सा है? डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू का सही आंसर क्या है? द इंटेलिजेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। क्वेश्चन नंबर 22 जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नेशनल फ्लैग के बारे में पूछ रहा है। सो इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू है। इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया इट वॉज जवाहरलाल नेहरू हु मूव्ड द रेजोल्यूशन प्रपोजिंग द अडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947। ठीक है ना, याद होना चाहिए। पिंगली वंकैया वगैरह नहीं है। और 23 में ये पूछ रहा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स थे। सो ड्राफ्टिंग, इसमें कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब फॉर्म हुआ था? 29 अगस्त 1947 में। कौन चेयरमैन था इसका? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इसमें बाकी 6 मेंबर्स कौन कौन से थे? एक तो KM मुंशी थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, N माधव राव थे इन प्लेस ऑफ BL मित्तर, और TT कृष्णामाचारी थे इन प्लेस ऑफ DP खेतान। और जो BN राव थे ना वो इसके मेंबर नहीं थे। BN राव वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। और SN मुखर्जी भी थे ना, इसके मेंबर नहीं थे। ही वर्कड एज अ चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग द कमिटीज़ आइडियाज़ इनटू द प्रिसाइज लीगल लैंग्वेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 पे है, 1919 पे है। सो इसमें कुछ फैक्ट्स याद कर लेते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इट एम्ड टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और स्टेटमेंट 1 में जो था कि द एक्ट इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल लेवल by making Indian ministers accountable to the provincial legislative council for certain areas of the administration transferred subject. However, this responsibility was partially restricted.
और स्टेटमेंट 2 में द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड IRC dual government at the provincial level and categorized provincial subjects into transferred and reserved list. The transferred subject that example क्या है, education, health, local self governments were administered by Indian ministers who were responsible to the provincial legislation. और जो reserved subject था ना, that is laws, order and finance and the और रिजर्व सब्जेक्ट में एग्जांपल क्या थे, लॉ, ऑर्डर, फाइनेंस, रेवेन्यू, वो हैंडल्ड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हु आर नॉट द रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. ठीक है, याद रखना होना है ट्रांसफर्ड और रिजर्व लिस्ट का. क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो ये पूछ रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट, तो उस टाइम पे और कौन कौन सी चीज़ें भी आई थी साथ में प्रोविजंस. सो इस टाइम पे सिटीजनशिप आया, साथ में इलेक्शन आया और प्रोविजनल पार्लियामेंट आया था. और यहाँ पे कुछ फैक्ट्स याद कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 394 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 394 एंड आर्टिकल्स 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 shall come into effect at once. That is 26 नवंबर 1949 को भी ये सब भी आए थे. और 26 नवंबर 1949 को ये 3 मेजर प्रोविजन अभी बताया कि कौन कौन से थे. इलेक्शन, सिटीजनशिप और प्रोविजनल पार्लियामेंट थे. और फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. ठीक है ना. और क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो ये पूछ रहा है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनियन ऑफ फॉर्म अ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी एंड डिवोर्सिंग वन फ्रॉम द अदर वर्ड डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी. किसने बोला था? ये तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला था. ठीक है ना. और क्वेश्चन नंबर 27 जो है ना वो डोमिनियन टू द रिपब्लिक के बारे में पूछ रहा है. सो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स याद होना चाहिए. ऑन जनवरी 26 जनवरी 1950 में इंडिया ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बिंग डोमिनियन टू रिपब्लिक एंड नॉट ऑन 26 नवंबर 1949. ठीक है ना, मतलब 26 जनवरी को हुआ था रिपब्लिक. इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 एज इट वॉज ऑन दिस डेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद assumed office as the first president of India, thereby transitioning India from dominion under the British crown monarchy to the republic. और एक और है कि the Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India on 26 November 1949 and it came into effect on 26 January 1950. On November 26 नवंबर 1950 को ही सर्टेन प्रोविजंस ऑल्सो केम इनटू इफेक्ट. वो कौन से थे? सिटीजनशिप था, इलेक्शन था, डेफिनेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड शॉर्ट टाइटल था. और कॉन्स्टिट्यूशन डे जो संविधान दिवस है सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर ईच ईयर. कब से? 2015 से. और क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो अगेन प्रियम्बल पे है. सो इसमें प्रियम्बल के कौन कौन से 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी. कब ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. याद होना चाहिए. देन क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो रिपब्लिक स्टेट के बारे में पूछ रहा है. सो इसमें कुछ फैक्ट याद होना चाहिए कि इन रिपब्लिक स्टेट द हेड ऑफ द स्टेट इज़ ऑलवेज इलेक्टेड फॉर द प्रिस्क्राइब पीरियड. ठीक है ना, याद होना चाहिए. अंडर द रिपब्लिक फॉर्म द हेड ऑफ द स्टेट, सिंगल और कलेक्टिव, इज़ ऑलवेज इलेक्टेड फॉर द प्रिस्क्राइब पीरियड. और एक चीज़ और है कि बीइंग अ रिपब्लिक इज़ नॉट अ प्री कंडीशन फॉर द कंट्री टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ डेमोक्रेटिक नेशन. और एक चीज़ और है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक इन इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसमें पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी के बारे में. सो यहाँ पे पॉजिटिव लिबर्टी एक्ट्स एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द एक्सेसिव इंडिविजुअल फ्रीडम दैट माइट डिसरप्ट सोशल स्टेबिलिटी. Or in India, the states can impose reasonable restriction on the liberty of citizens. The term used for such justiciable constraint is reasonable restriction. अब यहाँ पे दो चीज़ है. पॉजिटिव लिबर्टी क्या होता है, नेगेटिव लिबर्टी. सो पॉजिटिव लिबर्टी रिकग्नाइजेज दैट सम लिमिट्स ऑन द पर्सनल बिहेवियर आर नेसेसरी टू मेंटेन social order. In India, the state facilitated the realization of certain rights and opportunity. और नेगेटिव लिबर्टी में क्या होता है? Seeks to define and defend an area in which the individual would be inviolable, in which he or she could do, be or become whatever he or she wished to do
or become. This is an area in which no external authority can interfere. Negative liberty tradition argues for an inviolable area for a non-interference in which the individual can express himself or herself. क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो PYQ ही है. वो ये पूछ रहा है वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी इन द स्टेटस इन द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस होता है. इसमें कुछ फैक्ट्स याद कर लेते हैं. इक्वालिटी मीन्स इक्वल राइट्स फॉर ऑल पीपल एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल सोशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस. ठीक है ना, किसने बोला था, बार करने कहा था. यहाँ पे नेगेटिव इक्वालिटी का मतलब ये होता है, नेगेटिव इक्वालिटी implies abolition of all special privileges and facilities which may be available to some classes or some persons in the society. It also stands for the abolition of all man-made inequalities and discriminations. पॉजिटिव इक्वालिटी का मतलब क्या था, पॉजिटिव इक्वालिटी स्टैंड्स फॉर इक्वल राइट्स, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट एंड रिलेटिव इक्वालिटी विद ड्यू रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट, abilities and capacities of various person. सो ये डिफरेंस याद करना है नेगेटिव इक्वालिटी एंड पॉजिटिव इक्वालिटी के बारे में. क्वेश्चन नंबर 32 जो था वो NRIs और ओवरसीज सिटीजन्स के बारे में था. सो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स याद करना है कि NRI इज़ एन इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया होल्डिंग एन इंडियन पासपोर्ट. और जो OCI होता है ना, ओवरसीज कार्ड होल्डर, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इज़ अ फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन who enjoys certain privileges in India but is not an Indian citizen. ठीक है ना, यहाँ पे याद कर लेना है कि NRI इंडियन सिटीज़न होता है और OCI कार्ड होल्डर इंडियन सिटीज़न नहीं होता है. और एक चीज़ और है कि अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया NRI कैन एक्वायर बाई वे ऑफ परचेज एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन प्रॉपर्टी, फार्म हाउस. ठीक है ना. और एक चीज़ और है कि NRI may transfer agricultural land, plantation property, farmhouse acquired by way of inheritance only to Indian citizen permanently residing in India. ये भी याद करना है. और दूसरा क्या है, OCI card holders are the foreign nationals and under the Foreign Exchange Management Act FEMA 1999 they cannot acquire agricultural land, plantation property, farmhouse. ठीक है. Thus both ये NRI और OCI both of them cannot acquire by way of purchase any agricultural land in India. और एक चीज़ और है कि both NRIs nor OCI card holders are not required to register with the local police or FRRO, foreigners regional registration officers during their stay in India. ठीक है ना. NRIs as Indian citizens can stay in India indefinitely without any registration. और OCI card holders are specifically exempt from registration regardless of the duration of stay as per the OCI card holders rules 2015. क्वेश्चन नंबर 33 जो है ना वो पार्ट्स से रिलेटेड, पार्ट्स और उनके सब्जेक्ट मैटर. सो इसमें कुछ याद करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट 26 कब अडॉप्ट हुआ था, 26 नवंबर 1949. इन्फोर्स कब हुआ था, 26 जनवरी 1950. और कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिवाइडेड टू 22 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स, 395 आर्टिकल्स ओरिजिनली था. और यहाँ पे कुछ देख लेते हैं कि पार्ट 8 में क्या है अपना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज़ है इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है. और भी चीज़ें हैं यहाँ पे. बाकी जो पार्ट्स वाला जो मैंने लिस्ट है मेरे पास नोट्स में वो सब पूरा अच्छे से याद करना है. क्वेश्चन नंबर 34 जो है ना वो प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे पूछ रहा है. सो ये भी बेसिक ही है, इसको भी प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो वही है कि इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ आइडियल्स दैट रिफ्लेक्ट द मोरल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ कंट्री सिटीजन. ये बेसिक था. क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो अगेंस्ट सिटीजनशिप है. सो इसमें कुछ फैक्ट्स याद करना है कि पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 5 to 11 द सिटीजनशिप क्लॉज हैज़ बीन एक्सप्लेन. ठीक है ना. उसमें क्या क्या मिला है इंडिया को, इंडियन सिटीजन को, फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आर एंटाइटल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया. दूसरा क्या है, दे आर एंटाइटल टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बट वन हैज़ टू ऑल्सो सेटिस्फाई द एज लिमिट क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू बी एन MP और MLA. और तीसरा क्या है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द राइट ऑफ सफरेज फॉर इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल ऑफ द यूनियन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट्स. क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे है. सो इसमें कुछ फैक्ट्स याद करना है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश अंडर द आर्टिकल
124 of the Constitution is an apex judicial body in the country. It came into existence on 26 January 1950, ठीक है ना, with the enforcement of the Constitution. कब एग्जिस्टेंस में आया? 26 जनवरी 1950 को, साथ में जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था. और एक चीज़ और है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विद द सुप्रीम कोर्ट एट इट्स एपेक्स. और यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट एक्टिंग एज अ कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स दैट इट इज़ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू प्रोटेक्ट द स्पिरिट एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम एनी इन्फ्रिंजमेंट बाय executive and legislative action. It can be said to be derived from the provisions under the Article 13, which gives the Supreme Court the power of the judicial review and the power of Supreme Court under Article 32 of the Constitution to issue writs in case of infringement of the fundamental rights. Similarly, Article 142 of the Indian Constitution grants the Supreme Court the unique power to pass any decree or order to ensure complete justice in any case, even if the existing laws are silent or inadequate, allowing it to fill legislative gaps, creating guidelines and direct executive action. और कुछ और भी प्रोविजंस होते हैं, टूल्स हैं कि क्या है, स्पेशली पिटिशन है और PIL है. क्वेश्चन नंबर 37 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे है. सो इसमें कुछ फैक्ट्स याद करना है कि रूल ऑफ लॉ इज़ अ फंडामेंटल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. इट इंश्योर्स दैट नो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट इज़ अबव द लॉ. दूसरा क्या है, फंडामेंटल राइट वाला भी सही. फंडामेंटल राइट्स द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज एक्सरसाइज्ड ओनली विद इन कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्री रिफ्लेक्टिंग द स्पिरिट ऑफ अ लिमिटेड एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट. तीसरा क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, ये भी सही है. द separation of power prevents the concentration of powers and enables system of checks and balances which is essential to sustain constitutional governance. चौथा क्या है, जुडिशियल रिव्यू, ये भी सही है. इट इंश्योर्स सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पुट्स लिमिटेशन ऑन एनी आर्बिट्री एक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव. 38 जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अगेन था, उसी पे था. सो इसमें कुछ फैक्ट्स याद करना है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली established for 1946 under the cabinet mission plan was entrusted with the drafting of the Indian constitution. The constituent assembly took 2 years 11 months 18 days to draft the constitution of independent India. During this period it held 11 sessions covering total 165 days. Of these 114 दिन was spent on the consideration of the draft constitution. और इसमें ना तीनों ऑप्शन जो थे अपने स्टेटमेंट थे ना वो सही हैं. क्या है कि मई 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ. 24 जनवरी 1950 को असेंबली इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट. और 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया. अब क्वेश्चन नंबर 39 जो है ना वो ऑब्जेक्ट प्रियम्बल पे है. इसमें कुछ फैक्ट याद करना है कि प्रियम्बल कब अडॉप्ट हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस रिक्वायर्स a special majority, that is majority of total membership of each house and the 2/3 of members present and voting. The Supreme Court in the Keshavanand Bharati case 1973 confirmed that the preamble can be amended with provided the amendment does not alter the basic structure of the constitution. और एक इश्यू और है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही था. उसमें क्या है, अ प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट. क्वेश्चन नंबर 40 जो है ना वो पूछ रहा है कि अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से डिराइव हुआ था. तो ये अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमने टेकन फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से लिया है. ठीक है ना, याद होना चाहिए. 41 जो है वो पूछ रहा है कि बेसिक क्वेश्चन है, PYQ में भी आया है. क्या पूछा, सेफ गार्ड टू द लिमिट लिबर्टी इन द लिबरल डेमोक्रेसी क्या है. सो सेपरेशन ऑफ पावर डी वाला है. क्वेश्चन नंबर 42 है वो पूछ रहा है अरेंज करो ये कमिटीज़ को. सो पहला कौन सा था, SK धर कमीशन 1948 में आया. उसके बाद JVP कमेटी आया था 1949 में. ठीक है ना, उसमें कौन कौन से थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और पटाभी सीतारामैया थे. फिर उसके बाद फजल अली कमीशन आया 1953 में, जिसमें और 2 मेंबर थे, KM पानीकर और HN कुंजरू. 43 वाला जो है ना वो ये पूछ रहा है कि टू क्रिएट अ न्यू स्टेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेट, ये किस में आएगा. तो ये फर्स्ट शेड्यूल में आएगा. मतलब कि द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू बी अमेंडेड टू क्रिएट अ न्यू स्टेट इन द इंडिया एज इट लिस्ट द स्टेट्स एंड देयर टेरिटरी. और थर्ड शेड्यूल कंटेन्स द स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड एफर्मेशन. अब हम देख लेते हैं कि 8th शेड्यूल में कौन कौन से 22 लैंग्वेजेस हैं. सो पहला कौन सा था,
असमीज़ था, फिर बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंध, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी था। याद कर लेना। 44 अगेंस्ट सिटीजनशिप एक्ट 1955 पे। सो इसमें कुछ फैक्ट्स याद करना है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 deprivation is compulsory termination of Indian citizenship by central government if कब होगा a citizen has obtained the citizenship by fraud, false representation or concealment of any material fact, a citizen has shown disloyalty or disaffection towards the constitution of India, the citizen has unlawfully traded or communicated with the enemy during war, citizen has within 5 years after registration or naturalization been imprisoned in the any country for 2 years। और पांचवा क्या है, सिटीजन हैज़ बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली। सो आखिरी के जो दो थे ना उनको याद कर लेना है कि अगर 2 साल लगातार इम्प्रिजन होगा दूसरे कंट्री में तभी भी हो सकता है हटा दिया जाए, टर्मिनेट हो सकता है, और 7 साल से लगातार बाहर तभी भी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 जो है ना वो अगेन PYQ है कि यही पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 को क्या था, तो सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक था। 46 ये पूछ रहा है कि कौन से उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट जो है ना वो बोथ सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल में मेंशन है। सो कौन से हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड जज कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो है ना ये बोथ सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल में है। बाकी कुछ जो है ना बस सेकंड और एक चीज़ और देख लेते हैं कि सेकंड शेड्यूल में बस क्या क्या है। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। लेकिन अगर दोनों और एक चीज़ और है कि द ओथ्स एंड अफर्मेशन फॉर प्रेसिडेंट इन इज़ प्रेजेंट इन आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट इन द थर्ड शेड्यूल, ये भी याद होना चाहिए। और स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेचर डू नॉट सेपरेटली टेक एनी ओथ एंड नॉर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, ये भी होना चाहिए। बाकी बोथ सेकेंड शेड्यूल एंड थर्ड शेड्यूल में क्या क्या मेंशन है वो भी बताया था, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्वेश्चन नंबर 47 वो सिटीजनशिप पे अगेन है। सो इसमें कुछ फैक्ट्स अगेन फिर से देख लेते हैं कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक द कॉन्स्टिट्यूशन है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 गवर्न द सिटीजनशिप। देयर आर 2 मेन लीगल प्रिंसिपल्स फॉलोड वर्ल्ड वाइड टू डिटरमाइन सिटीजनशिप। पहला क्या है, जस्ट सोली राइट ऑफ द सॉयल, और जस्ट सैंग्विनीस राइट ऑफ द ब्लड है। In India, now citizenship is determined by citizenship status of the parents, a model known as jus sanguinis, right of blood. Before 1987 में India granted citizenship based on place of birth just solely. 1987 से 2004 तक at least one parents had to be an Indian citizen, और since 2004 से both parents must be citizen or one of must be citizen and other not an illegal migrant। और एक चीज़ और है कि the children's birth in India does not automatically confer citizenship. India no longer follows jus soli as principle for granting citizenship. That model was applicable only till 1987। अब हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, जस्ट सॉली राइट ऑफ द सॉइल और जस्ट सैंग्विनी राइट ऑफ द ब्लड। इसमें क्या होता है, जस्ट सॉली में सिटीजनशिप बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ होता है, बॉर्न विद इन द टेरिटरी होना चाहिए। इसका एग्जांपल USA, कनाडा, ब्राज़ील, मैक्सिको और अमेरिका से रिलेटेड है, और ये लिबरल और इंक्लूसिव होता है। और जस्ट सैंग्विनियस राइट ऑफ द ब्लड क्या होता है कि सिटीजनशिप बेस्ड ऑन द सिटीजनशिप ऑफ द पेरेंट होता है, पेरेंट्स मस्ट भी सिटीजन होना चाहिए। ये इंडिया में फॉलो होता है, जर्मनी, जापान, यूरोप, एशिया में, और ये रिस्ट्रिक्टिव होता है। और क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना वो ये पूछ रहा है कि कमिटीज़ और उनके हेडेड कौन कौन था। सो स्टेट्स कमेटी के हेड जवाहरलाल नेहरू थे, यूनियन पावर्स कमेटी का भी जवाहरलाल नेहरू थे, और कमेटी ऑफ ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका कमेटी याद कर लेना है वो नोट से, फॉर्म की बुक से। क्वेश्चन नंबर 49 जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा है। इसमें क्या याद कर लेते हैं कुछ। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ड्यूरिंग लॉर्ड कैनिंग्स टेन्योर इंट्रोड्यूस लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। इट अलाउड फॉर नॉमिनेशन ऑफ राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव टू द वाइसरॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1982 एक्सपेंडेड द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसको हम लोग मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इंडियंस वर अपॉइंटेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय सत्येंद्रनाथ सिन्हा
became the first Indian members of the Viceroy's Executive Council, serving as a law member. Our Government of India Act 1919 Montagu-Chelmsford Reform introduced hierarchy in the provinces, bicameralism and further expanded the legislative participation. और क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो फ्रेटर्निटी के बारे में पूछा है। तो फ्रेटर्निटी में क्या क्या आता है? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन आता है।